हमारा टॉपिक है हिटलर की गृह नीति। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी थी। हम एक बार वापस देख रहे हैं। जर्मनी के नाजीकरण से हिटलर ने अपने शासनकाल में जर्मनी का पूर्ण नाजीकरण कर दिया था कि जर्मन जनता वालों के लिए ही है। नाजीवाद के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाने लगी। जर्मन जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति है जिसे संसार पर राज्य करने का अधिकार है और उसे इसीलिए बनाया गया है। इस तरह की भावना लोगों में प्रसारित की जाने लगी। बालक बालिकाओं को प्रारंभ से ही नाजीवाद के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाने लगी। एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पर भी नाजीवाद के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाने लगी। बालक बालिकाओं को जो मैथ्स पढ़ाई जाती थी उसमें बम के उदाहरण दिए जाते थे, शस्त्रों के उदाहरण दिए जाते थे और हर व्यक्ति को घर के प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी नाजी दल का सदस्य, नाजी संस्था का सदस्य होना आवश्यक था। एक नया भी कानून उसने पारित किया जिसके अनुसार उसने प्रशा, बवेरिया और सैक्सनी आदि राज्यों की संसद का अंत कर दिया था और इन राज्यों को भी जर्मन राष्ट्र का प्रांत बना लिया था। इस तरह हिटलर ने संपूर्ण जर्मनी में को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है उसकी गृह नीति का ही जर्मन नस्ल में वृद्धि। हिटलर और उसकी सरकार ने शुद्ध जर्मन नस्ल की वृद्धि पर ध्यान दिया ताकि संसार में जर्मनी की सत्ता कायम रहे। इस बात का जोरों से प्रसार किया गया कि जर्मन स्त्रियां जर्मन जाति के बच्चे उत्पन्न करें। माताओं को अधिक से अधिक बच्चे उत्पन्न करने के लिए कहा गया और ताकि वे राष्ट्रीय कार्य में स्वयं को अर्पित कर सके। अधिकाधिक संख्या में शुद्ध जर्मन बच्चे पैदा करने के लिए सरकार की तरफ से कई साधन अपनाए गए। कई उनको तरह तरह के उनको प्रलोभन भी दिए गए ताकि जर्मनी की जनता इस कार्य को कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है युवा वर्ग पर नाजी दल का प्रभाव। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि हिटलर जानता था कि कोई भी क्रांति उस समय तक कंप्लीट नहीं हो सकती है, उस समय तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि युवा वर्ग की सहानुभूति उसको प्राप्त नहीं हो। अतः जर्मनी के युवकों पर भी उसने अपना प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और 1926 में ही उसने जर्मन यूथ नामक एक युवक संगठन स्थापित किया। इसमें जर्मनी के 10 से 20 वर्ष तक के जितने भी युवा थे वो सारे के सारे युवक जो थे वो इसमें सम्मिलित किए गए थे। इस युवक संगठन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसने एक अधिकारी को नियुक्त किया। उसका नामकरण हुआ जर्मन रैंक के युवकों का नेता और उसी के नियंत्रण में सभी युवा जो संगठन थे वो कार्य करते थे। कोई भी युवक कोई किसी नए संगठन का निर्माण नहीं कर सकता था। नाजी पार्टी का सदस्य बनने के लिए हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य थी। इस संगठन के सदस्य ही सरकारी नौकरी प्राप्त होती थी। 1936 में ही एक आज्ञप्ति निकाली गई कि सभी जर्मन युवकों के लिए, चाहे वे लड़की हो या लड़का हो, हिटलर यूथ का सदस्य होना अनिवार्य है। इस तरह से उसने युवा वर्ग पर पूर्ण रूप से नाजी दल का प्रभाव स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है नाजी जर्मनी का आर्थिक पुनर्गठन। क्योंकि हिटलर मित्र राष्ट्रों से युद्ध का बदला लेना चाहता था, इसलिए बहुत आवश्यक था उसके लिए, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण था कि वो जर्मनी के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करे। जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब है उस आर्थिक स्थिति को वो ठीक करे। इसलिए उसने 1934 में एक नियोजकों के संघों को पूर्ण समाप्त कर दिया। इसके बदले उसने जर्मन लेबर फ्रंट की स्थापना की और इसमें पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों के प्रतिनिधियों को उसने सम्मिलित किया। ये संगठन जर्मनी के वाणिज्य, उद्योग तथा व्यवसायों का प्रतिनिधित्व
करता था। जो पुराना संघ था उसको उसने समाप्त कर दिया। जर्मन लेबर फ्रंट की स्थापना की, जिसमें जर्मनी के श्रमिक भी थे और पूंजीपति भी थे। इन दोनों को मिलाकर उसने इस तरह से इस संघ की स्थापना की। 1 मई 1934 को उसने एक अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार सामूहिक कोई भी समझौता, हड़ताल, तालाबंदी पर उसने पूर्ण रूप से रोक लगा दी। 1934 में एक कानून के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में भी नेतृत्व की भावना स्थापित की गई। प्रत्येक उद्योग में 20 कर्मचारी होते थे, जिनका एक नेता होता था और वो नेता नाजी दल का ही सदस्य होता था। इस तरह हम देखते हैं कि उसने जर्मनी की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, किंतु उस पर भी उसने नाजी दल के प्रभाव को स्थापित किया। आगे निर्वाचन के समय भी उसने नाजी सदस्यों की ही वो राय लेता था कि किसी को संघ का सदस्य बनाया जाए या नहीं। यहाँ तक कि कोई भी समिति है, उद्योग है, उस सब जगह वो नाजी दल के सदस्यों को नियुक्त करता था। किसी भी उद्योग के नेता का दायित्व रहता था कि उसके यहाँ मजदूरों को सभी सुविधाएं प्राप्त हो। मजदूरों का भी ये कर्तव्य होता था कि वे अपने नियोजकों या नेता को हर तरह से सहयोग दे। तो इस तरह से उसने जर्मनी का आर्थिक रूप से पुनर्संगठन करने का प्रयास किया। कृषि में उसने सुधार किया। जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि में सुधार करना अत्यधिक आवश्यक था। नाजी दल के जो सदस्य थे वो हिटलर का सहयोग कर रहे थे, तो नाजियों ने कृषि में भी आवश्यक रूप से सुधार किया। एक नवीन अधिनियम उन्होंने लागू किया, जिसे हेरिडेटरी फार्म्स लॉ कहा जाता है। ये नियम भूमि के विभाजन को रोकने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार जायदाद जिसका क्षेत्रफल 278 एकड़ से कम था और जिससे एक परिवार का पालन पोषण हो सकता था, उसे वंशानुगत जायदाद घोषित किया गया था। जो ये हेरिडिटरी फार्म्स लॉ था, हिटलर नहीं चाहता था कि जो कृषि है उस कृषि योग्य भूमि का अधिक से अधिक विभाजन ना हो, क्योंकि विभाजित कर दिया जाएगा भूमि को तो उस पर एग्रीकल्चर कम होगी, उसका उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उसने ये लॉ बनाया कि 278 एकड़ से कम तथा जो भूमि है और एक परिवार का पालन पोषण उससे हो सकता है, उसको उसने वंशानुगत जायदाद घोषित कर दिया। और इस अवस्था में ये जायदाद पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में विभाजित नहीं होकर किसी ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होगी। यदि कोई पुत्र नहीं है तो सबसे जो निकट का व्यक्ति है उसको ये प्राप्त हो जाएगी और वो इस पर कृषि कार्य करेगा, वो इस जायदाद का हकदार होगा। इसके अलावा उसने कृषि को उत्पादन बढ़ाने के लिए जितने भी दलदल थे उसको उसने कृषि योग्य बनाया। दूसरे देशों पर हिटलर अब खाद्य सामग्री के लिए निर्भर नहीं रहे, इसलिए उसने अधिक से अधिक खाद्य सामग्री के उत्पादन पर बल दिया। अनाज में वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाए, इसकी पूर्ण उसने व्यवस्था करी। इसके लिए कृषि की उन्नति के कई कार्यक्रम तैयार किए। ऐसी योजना को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई। खाद्य सामग्री के मूल्यों पर उसके मूल्य और वितरण दोनों पर नियंत्रण भी लागू किया। जो नाजीवादी पार्टी थी उस पर नियंत्रण स्थापित करती थी। इसके अलावा उसने कई अन्य आर्थिक सुधार भी किए, जैसे बेकारी को भी मिटाया। उसने एक मजदूर स्वयं सेवक सेना बनाई। इस सेना को भोजन वस्त्र राज्य की ओर से दिया जाता था। इसके बदले में उसको विभिन्न कार्य करने पड़ते थे। विवाहित स्त्रियों को खानों तथा अन्य स्थानों पर काम करने
करने से रोक दिया गया ताकि पुरुषों की बेकारी की जो समस्या है वो हल हो सके, क्योंकि कई जगह स्त्रियां काम करती थी तो वो पुरुषों का स्थान ले लेती थी। तो उसने इसको रोका ताकि अधिक से अधिक नवयुवकों को वो जीविका प्रदान कर सके। हिटलर ने पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच सहयोग तथा समन्वय का कायम करने के लिए दोनों पर नियंत्रण स्थापित किया। मालिक और मजदूरों के अलग अलग सिंडिकेट बनाए गए और वो ही झगड़ों का निपटारा करते थे। सरकार ये भी सुनिश्चित करने लगी कि पूंजीपति कितना मुनाफा कमाएं और क्या उत्पादन करें। मुनाफा कितना होना चाहिए और उत्पादन वो क्या करें। जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुसंगठित करने के उद्देश्य से हिटलर ने रैचबैक के अध्यक्ष में एक संघ बनाया और उसको मंत्री नियुक्त किया ताकि वो इस क्षेत्र में सुधार कर सके और अवांछनीय जो प्रतिस्पर्धा है उसको रोक सके। उसने विदेशी ऋण पर ब्याज देने में आंशिक या पूर्ण रूप से बाकी लगाना शुरू किया। इससे देश से बाहर ब्याज के रूप में सोना जाने में रुकावट आ गई। ये एक उसका महत्वपूर्ण निर्णय था। इस प्रकार उसने जर्मनी की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का काफ़ी प्रयास किया। तेल, रबर, धातु, चमड़ा आदि चीज़ें बाहर से मंगाने के बदले ये जर्मनी में ही कृत्रिम रूप से तैयार की जाने लगी। कच्चे माल के वितरण को नियंत्रित किया गया। बिना सरकार की अनुमति प्राप्त किए हुए कोई भी व्यक्ति कोई नया उद्योग धंधा नहीं खोल सकता था। नॉन परिवहन का उसने पुनर्गठित किया। जर्मन उद्योगपतियों से कहा गया कि वे अपना माल जर्मन जहाज़ों में ही बाहर भेजें। जर्मन उद्योगपतियों पर यह दबाव डाला गया कि आयात में कमी की जाए तथा निर्यात को बढ़ाया जाए ताकि जर्मनी पर जो विभिन्न प्रकार की राशियां लादी गई हैं उन राशियों से क्षतिपूर्ति की जो राशि है उससे वो जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाए। हिटलर इस सत्य से भी परिचित था कि जर्मनी शीघ्र ही एक लंबी लड़ाई करेगा, तो उसके लिए खाद्य सामग्री आवश्यक थी। तो खाद्य सामग्री में जर्मन आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उसने चतुर्वर्षीय योजना बनाई और 4 वर्ष के दौरान एक टारगेट था। उस टारगेट को जर्मनी को पूर्ण करना था। जर्मनी ने उसको पूर्ण किया और धीरे धीरे जर्मनी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। उसकी नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी गृह नीति का, वो है उसकी धार्मिक नीति। नाजियों ने राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं को हस्तगत नहीं किया, वरन कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों धार्मिक संस्थाओं का पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। जर्मनी ने लगभग 29 प्रमुख प्रोटेस्टेंट गिरजाघर जो थे उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और जो धार्मिक संस्थाएं थी, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं थी वो राष्ट्र के नियंत्रण में आ गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी जो हिटलर था उसने धीरे धीरे जर्मनी को आत्मनिर्भर बनाने की पूर्ण कोशिश की थी।